नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आज के इस कहानी पाठ में। जैसा कि पूर्व सूचित था, आज की कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। इस लॉकडाउन में और कोरोना जैसी महामारी के समय में ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि भी एक महामारी की ही है। कहानी में जब पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि कैसे हैज़ा पूरे गांव में फैला हुआ है और उस हैज़े की चपेट में पूरा गांव आ जाता है, और कैसे एक पहलवान जो है लुट्टन सिंह पहलवान वो संघर्ष करता है और उसकी पूरी परवरिश। तो इस कोरोना महामारी के समय में इस कहानी का महत्व और बढ़ जाता है। दूसरा, इस कहानी का जो एक और प्रतिपाद्य है वो ये है कि कैसे सत्ता बदलने के साथ पुरानी नई पीढ़ी का जब द्वंद्व होता है तो कैसे हमारी स्थानीय कलाएं, लोक कलाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसका ह्रास हो जाता है। इसका भी उदाहरण ये कहानी है पहलवान की ढोलक, कि कैसे हमारी स्थानीय जो कलाएं हैं, स्थानीय जो हमारी पहचान है, जो हमारे लोग कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार जो हैं, जो हमें पहचान दिलाते हैं, हमें अपनी मिट्टी का, अपने गांव का, अपने घर का, संघर्ष का, तो उसकी भी कहानी ये कहता है। ये कहानी कहती है, पहलवान की ढोलक कहानी जो है ये कहती है। तो इस समय ये दोनों मौजूद हैं। एक तो कोरोना जैसी महामारी के चपेट में हम पूरा विश्व अपना है, और दूसरा कि ये लोक कलाएं हमारी अपनी खत्म हो रही हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। रेणु जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है, बताया था आपको पहले भी। और रेणु जी की कहानियों को पढ़ने का लोभ संवरण मैं नहीं कर पा रहा था। चाह रहा था कि अभी कुछ और पढूं, फिर बाद में रेणु जी को पढूं, लेकिन लगा कि नहीं, रेणु जी को पढ़ना चाहिए। रेणु की कहानियों की एक और खासियत है कि रेणु चलचित्र बनाते हैं, पूरा दृश्य उपस्थित कर देते हैं। आप उनकी किसी भी कहानी को पढ़ें, ठेस को पढ़ें, संबदिया को, लालपन की बेगम को, अथवा पहलवान की ढोलक हो, तो पूरा का पूरा चित्र जो है वो रेणु उपस्थित करते हैं। ऐसा लगता है कि आदमी सामने बैठे हुए मूवी देख रहा है, चलचित्र देख रहा है, पूरा दृश्य उपस्थित कर देते हैं। तो आइए कहानी पाठ करते हैं पहलवान की ढोलक का। देखिए कितना न्याय कर पाता हूँ मैं इस कहानी पाठ में। कोशिश तो पूरी है कि करूँ अच्छे से इस कहानी का पाठ और आप तक अच्छे से संप्रेषित हो कहानी। तो कितना न्याय कर पाता हूँ कहानी पाठ के साथ, ये ज़रूर बताइएगा। तो आइए कहानी पाठ करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झुपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ी से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक।
संध्या से लेकर प्रातः तक एक ही गति से बजती रहती, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, अर्थात आजा भिड़जा आजा भिड़जा। बीच बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, यही आवाज संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ पिता का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेले गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानों की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह की अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़कर उसने शेर की बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। दंगल और शिकार प्रिय श्यामनगर के वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मारा है, मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकल कर खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, हम लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर सिर पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमात क्रोध से पागल हो लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली अकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई। कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिड़धा। दोनों युवक पहलवान पैतरा भरने लगे। भारी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिन्ना, अर्थात वाह पट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चटधा गिड़धा, अर्थात मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था।
सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई दी, धक धिन्ना तिरकट धिन्ना ताक दिन्ना तिरकट दिन्ना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया इसलिए तो। जनमत बदल रहा था। मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा, अर्थात उठा पटक दे उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिक धिन्ना अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़ गिड़ द्वाह अर्थात वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांता टाल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा, ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का दुसाध और सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से एक अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खा के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़ियाखाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाऊ हाऊ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान में बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियों को ठूंस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेला में घूमता। मेले से दरबार लौटते समय उसका अजीब हुलिया रहता। आंखों पर रंगीन अभरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गई थी उसमें। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछलकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पिता पहलवान की स्त्री भी 2-2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे।
दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय में जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तन के चपेट घात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़ों के रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। पहलवान को साफ साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह अपने ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। सुबह शाम वह खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों को और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद लोगों को चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, शायद सूर्य के प्रकाश में। किंतु सूर्यास्त होते ही लोग कांपते, कूखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, अब जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रोओगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़ बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश गति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल के चपेटघात में पड़े असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल तान बजाओ, चटाक चढ़ा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बेटे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को दोनों कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु उस रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति ही सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, क्या कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी।
ढोलक ने नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रूठे शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चिता पर पड़ी है। पहलवान की लाश चित पड़ी है। रात में सियारों ने बाईं जांघ के मांस को खा डाला है, पेट पर भी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना वह आगे नहीं बोल सका। पास ही ढोलक लुढ़की पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भोज्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। धन्यवाद आज की कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।